हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश सर आ गया एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कर लिया। सेकंड चैप्टर है राजा और उसके राज्य। ठीक है, तो हम देखेंगे राजा कैसे हुआ करते थे और उनके राज्य किस प्रकार के हुआ करते थे। तो कोई मैप देखो, इस मैप के अंदर देखो क्या है। इस मैप के अंदर कश्मीर हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, तिब्बत और ये सारे सारे राज्य दिखा रखे हैं। ठीक है, ये सीमाएं दिखा रखी हैं सारी सारी कि किस प्रकार के भारत का उस समय का मैप हुआ करता था। अब आता है नए राजवंशों का उदय। 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े जो भूस्वामी और योद्धा सरकार क्या है उभर के सामने है। राजा लोग प्राय उन्हें अपने क्या महताब या सीमांत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उनकी सैन्य सहायता करें। तो अधिकतर इस प्रकार के राजा हुआ करते थे। ठीक है, समझ गए। जैसे देखो दक्खन में राजपूतों का उदय था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीन थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में एक राजपूत प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया। ठीक है, इस प्रकार के क्या है धीरे धीरे राजा उभर के सामने आए। देखो ये चित्र क्या दर्शा रहा है, ये एलोरा की गुफाएं जिसमें 15वां का ये एलोरा की गुफा है 15 का भीति चित्र यानी भीतर का चित्र। इसमें विष्णु को नर सिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। तो राजपूत शासक हुआ करते थे, उस समय की कलाकृति बनी है। तो इससे पता लगा राजपूत जो शासक काफ़ी क्या शक्तिशाली हुआ करते थे और उन्होंने अपने राज्य का अधिक मात्रा में क्या प्रसार किया था। कुछ उदाहरण में हमारे को उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का प्रयोग करा। मिसाल के तौर पे कंधप, मयूसमण और गुज्जर प्रतिहार हरिचंद ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने प्रारंभिक पेशे को छोड़कर शस्त्र का निर्माण करा। ठीक है, शस्त्र और कर्नाटक और राजस्थान को अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया इन्होंने। ठीक है, अब आता राज्यों में प्रशासन। कई नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजा और राजा यानी चक्रवर्ती सम्राट या 3 भुवनों का स्वामी इस प्रकार की उपाधि अपने आप को धारण कर ली। इस तरीके के दावों के बावजूद वे अपने सीमांतों और साथ साथ किसानों, व्यापारियों, ब्राह्मणों के संगठन के साथ साथ अपनी सत्ता की साझेदारी किया करते थे। इन सभी राज्यों में ये क्या कहते हैं उत्पादों अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगरों में से क्या करते संसाधन इकट्ठे किए करते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य होना पड़ता था। कभी कभी इस किस्से को मतलब इस हिस्से को लगान मानकर वसूला किया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था और राजस्व व्यापारियों से लिया जाता था। इससे पता लगता है कि जो किसान इत्यादि हुआ करते वो राजा को एक क्या देते टैक्स दिया करते थे। ठीक है, तमिलनाडु में आसपास हो गया, भारत के अलग अलग राज्यों में इस प्रकार की चीज़ देखने को मिलती है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार था। यानी कि भाई जब हम राजा को टैक्स देंगे तभी तो राजकाज इत्यादि चलेगा। तो अनाज के रूप में या पैसे के रूप में किसी के रूप में हो सकता है, ज़्यादा अनाज के रूप में हुआ करता था। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। संसाधन उन योद्धाओं को लड़ने में भी इस्तेमाल करते थे जिनकी लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना होती थी। राजस्व वसूली के लिए पद अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी कि ये अधिकारी हमने नियुक्त कर दिए, ये राजा द्वारा है, ये जा जा कर क्या करेंगे टैक्स को वसूलें। इसी प्रकार से आता है परिस्थितियाँ और भूमि अनुदान। हुआ क्या करता था, कभी कभी क्या करता है जो बड़े बड़े शूरवीर हो गए उनको भूमि दान में दी जाती थी, ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी हमें अभिलेखों के जरिए प्राप्त हुई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अभिलेख किसे कहते हैं, तो बताओगे अभिलेख वह होती है जो सिक्कों पर, किसी ताम्रपात्र पर, किसी पत्थर इत्यादि पर लिख दिए गए हैं, इन्हें अभिलेख कहा जाता है। तो राजा क्या करते थे भूमि पुरस्कार के रूप में दिया करते थे, इसको अनुदान भी कहते थे। समझ गए, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखो ये किसी क्या है ताम्रपात्र पर बने हुए हैं। यानी देखो कितनी बारीकी से लिखा जाता था, यानी उस समय कितना मुश्किल काम हुआ करता था, जिसमें संस्कृत हो गया, तमिल हो गया या अन्य भाषाओं के अंदर लिखा जाता था। ठीक है, राजा द्वारा मतलब ब्राह्मणों द्वारा या जो अभिलेख शास्त्री हुआ करते हैं उनके द्वारा लिखा जाता था और इनको सुरक्षित रख लिया जाता था। तो इस प्रकार की चीज़ हमारे को देखने को मिलती है। मतलब जैसे समय बदला उसी प्रकार से इतिहास के अंदर भी मोड चेंज हुआ है। अब आता त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब क्या होता है, राजा क्या करते थे आपस में क्या करते युद्ध इत्यादि किया करते थे। इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, यानी 3 ओर से आपस में मिलकर क्या करते वो लड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे गंगा घाटी में क्या है कनौज नगर, गुज्जर प्रतिहार, राजपूत और पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे,
इतिहास, इसलिए इतिहासकार ने उसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा गया था, बताओ कितना मतलब आपके एनसीईआरटी से रिलेटिव है, बताओ सोचो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया त्रिपक्षीय संघर्ष किसे कहते हैं। त्रिपक्षीय में कौन कौन से आ रहे हैं, गुज्जर, प्रतिहाल, राजपूत और पाल। ठीक है बच्चों, याद रखो, गुज्जर, प्रतिहाल, राजपूत और पाल, इनके बीच में क्या हुआ, कनौज को लेकर युद्ध होता रहा, क्योंकि ये तीन ओर से घिरे हुए थे, इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास करा, इसलिए वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे। तो मंदिरों का भी वो निशाना बनाते थे और कभी कभी उनकी संपदा को लूट भी लेते थे। देखो अफगानिस्तान के गजनवी का महमूद ऐसा ही शासक था जिसने क्या करा था, 17 बार भारत पर आक्रमण करा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण करा था, तो आप बताओगे 17 बार आक्रमण करा था। 1000 से 1025 ईसा पूर्व पे इनने हमला करा था। इसका निशाना क्या था, मंदिर हो गए। मंदिरों पर वो क्या करते थे, वहाँ की संसाधनों को लूट लेते थे। इसी प्रकार से आप देखो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, ये क्वेश्चन भी पूछता आपको आपसे कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो आप बताओगे सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। तो मोहम्मद गजनी ने क्या करता, इस मंदिर को लूटा। मोहम्मद जो धन उठाकर ले गया उसका बहुत हिस्सा गजनवी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया गया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वे दिल्ली और आसपास अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर अपना शासन करने लग गए। उन्होंने पश्चिम और पूर्व में अपना नियंत्रण पूरी तरीके से स्थापित कर लिया। उन्होंने गुजरात के चौलल्ले और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गहवाड़ों में भी टक्कर करी। चहमान शासक पृथ्वीराज द्वितीय, जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल में 1192 में उनकी हार हो गई थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहला युद्ध हुआ, वो हुआ कितना में, 1191 के अंदर, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता, मोहम्मद गोरी की हार हुई। तराइन का पहला युद्ध था। इसी प्रकार से तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 के अंदर, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, मोहम्मद गोरी की जीत हुई। क्यों, क्योंकि जयचंद ने उन्हें धोखा दे दिया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जयचंद कौन है। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। इसी प्रकार से चोल राजा आए। ठीक है, चोल वंश जो है सत्ता में के अंदर आए। तो देखो जैसे समय बदला वैसे वैसे राजा महाराजा इत्यादि भी बदले। ठीक है, तो कावेरी डेल्टा में के नाम से प्रसिद्ध क्या कई छोटे परिवार हुआ करते थे। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के क्या थे, महान थे। तो इस प्रकार के राजा जो है धीरे धीरे कर यहाँ पर आने लगे और इन्होंने कई प्रकार की चीज़ों पर कब्जा करना चालू करे। ठीक है, यार के चोल वंश प्राचीन मुखिया परिवार के विजयवाल्य ने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुट्ठीरियारो को हराकर डेल्टा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने वहाँ तेजाबूर शहर और निशुम सुधनी देवी मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, ये देखो मैप से देखने को आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से विजयवाल्य के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसके राज्य अपने क्षेत्र में मिला लिए ताकि उनकी शक्ति बढ़ जाए। उन्होंने दक्षिण में और उत्तर के पांडव और पल्लव के राज्यों को भी हिस्से में मिला लिया। राजभर प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल राजा बना, ठीक है, 985 में राजा बना और उसने ही ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। उसने राज्य के शासकों को पुनः गठन करा, इन्हें इकट्ठा करा। राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने इनकी नीतियों को जारी रखा। उन्होंने गंगा घाट, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला करा। इस अभियान से उन्हें क्या काफ़ी फायदा हुआ और उन्हें एक सेना बना रखी थी जिस सेना का नाम था जल सेना। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार से भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ राजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया तेजाबूर और गंगकोड चोलमपुरम के बड़े मंदिर मूर्तियाँ इसके लिए काफ़ी क्या थी, प्रसिद्ध थी। ये देखो ये मैप्स को, ये इसको देखने से आपको पता लग जाएगा। देखो ये इस प्रकार की भव्य, देखो कितना भव्य विशाल मंदिर है का निर्माण करा गया। ठीक है, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित किए जाने वाली बस्तियों के केंद्र हुआ करते थे। ये शिल्पकारी के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और लोगों द्वारा बनाई गई भूमि पर हुआ करते थे। इस भूमि को उपजाऊ बनाया जाता था ताकि यहाँ पर मतलब अपना जीवन बिता सके। और मंदिर के आसपास लोग कई प्रकार के काम करते थे, जैसे पुरोहित हो गया, मालाकार हो गया, मेहांत हो गया, संगीतकार हो गए, ये यहाँ पर लोग हुआ करते थे। ये अक्सर क्या करते थे, आराधना इत्यादि किया करते थे। और यहाँ पर कई प्रकार के शिल्पकार हुआ करते थे जो क्या प्रतिमा को निखारा करते थे। देखो ये देवी की प्रतिमा है जो उस समय निखारी गई है, देख रहे हो कितना। इसी प्रकार से सिंचाई और कृषि चोलों की कई उपलब्धि रही है। इन्होंने कृषि क्षेत्र में अधिक मात्रा में क्या करा, मतलब बदलाव करा है। कावेरी
नदी, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली छोटी-छोटी शाखाओं में मिलती है। ये शाखा बार-बार पानी क्या करते हैं? उछालती है और इनसे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जम जाती है। शाखाओं का पानी कृषि, चावल की खेती के लिए किया जाता है। हल्के तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी में इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती होने लगी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाया गया, ठीक है, ताकि यहाँ पर खेती अधिक मात्रा में हो सके। देखो ये एक चोल कांस्य प्रतिमा है, समझ गए बात को? ये देखो कितनी मतलब अनूठी प्रतिमा हुआ करती थी। इस प्रकार की प्रतिमा उस समय विकसित की जाती थी, समझ गए? ये देखो ये प्रकार ये तमिलनाडु में जलद्वार यानी होज में एक नदी में पानी भरा हुआ दिखाया गया। यानी ये देखो सोचो उस समय लोग ना एक प्रकार, आज के टाइम हम डैम बोलते हैं, बांध बोलते हैं, तो उस समय के लोग इस प्रकार की चीजें बना लेते थे ताकि इस पानी का प्रयोग सिंचाई क्षेत्रों में किया जा सके। अब आता है प्रशासन का कार्य। देखो प्रशासनिक व्यवस्था जो है काफ़ी क्या अनूठी थी। किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा उर किसे कहते हैं, तो किसानों की बस्तियों जहाँ किसान लोग रहते थे उनको उर कहा जाता था। सिंचाई खेती लिए काफ़ी उपयोगी थी। इस तरह के गाँव के समूह को नाडू कहा जाता था, ठीक है। और ग्राम परिषद, नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य किए जाते थे। धनी किसानों को केंद्र चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हुआ करता था। इनमें से कई धनी भूस्वामियों के चोल राजाओं ने सम्मान के तौर पर, ठीक है, मतलब काफ़ी कुछ दिया उन्होंने। तो इस प्रकार की पोस्ट हुआ करती थी, यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाले बेलन या किसान और ईआर यानी प्रधान जैसी उपाधि दी गई थी। और इस तरीके से जो राजा का करते थे वह समय समय पर दूसरों को भी उपाधि दिया करते थे और खुद भी उपाधि लिया करते थे। तो इस प्रकार की इनकी व्यवस्था रही है, समझ गए बच्चों? तो व्यवस्था को आपको ना अच्छी तरीके से देखना है और अभिलेखों को भी देखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर अधिक मात्रा के अंदर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखो इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना। गुज्जर प्रतिहाल ये सबसे पूछता है। क्षेत्रीय संघर्ष ये तो 100% आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देखो उसमें MCQ में आएगा और आपके एग्जाम में भी आएगा। तो इसको अच्छे से देख लेना बच्चों, और कोशिश करूँगा जल्दी में इनके सबके क्वेश्चन आंसर डाल दूँ, ठीक है। अभी तो मैं आपको चैप्टर ही डाल रहा हूँ। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर आप चैप्टर ही पढ़ाते हो, इनके क्वेश्चन आंसर डाल नहीं रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाल रहे। देखो बेटा मेरे पास इतना टाइम हो नहीं पाता, जितना समय होता है मैं उस हिसाब से डाल देता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी डाल दूँ, जैसे मुझे छुट्टी मिलती है तो उस हिसाब से मैं टाइम निकाल के आपके क्वेश्चन आंसर भी डाल दूंगा। फिलहाल तो आप क्या करो, चैप्टर को पढ़ो। देखो क्वेश्चन आंसर भी कहाँ से बनेंगे, इन्हीं चैप्टरों में से बनेंगे, बीच बीच में से। अगर आप वीडियो को बार बार सुनोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप चीज़ों को समझना सीखो, क्योंकि आपने वहाँ पर बना के लिखना है, रटना नहीं है। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि एग्जाम में वो रटा नहीं चाहिए, वो आपकी थॉट जानना चाहता है। रटा है तो बुक में पहले से लिखा हुआ है। वो आपकी विचार जानना चाहता है, आपके कितने विचार हैं, ठीक है। तो आप बना के लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। बाय बाय।